तो आज की वीडियो 1 घंटे की है। 1 घंटे की मतलब काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बड़ा तसल्ली से इस वीडियो को बनाया है दोस्तों। अब तसल्ली हो तो देखना, नहीं तो आने वाली जनरेशन्स देखेगी। अब आप में से कई सारे व्यूअर्स बोलेंगे सर हम आपको देखते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है आप 1-1 घंटे की फिल्में बना के मूवीज बना के डालोगे। दोस्तों ये वही व्यूअर्स कहेंगे जो ये कहते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत छोटी हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे हिस्ट्री को। हिस्ट्री मतलब इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को, जो जिस पर मैं कई बार पहले वीडियो बना चुका हूं। सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो थी 40 मिनट की, शायद पिछली बार मैंने बनाई थी, जिस वीडियो को आपका बहुत प्यार मिला। 5 महीने पहले बनाई थी। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ अननोन फैक्ट्स जानने को मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर के हमको। बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। एक जर्नी पर चलेंगे, बाद में जब ये खत्म हो जाएगी वीडियो तो काफ़ी कुछ आपको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पता होगा। शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरू से शुरू करते हैं स्टोरी को। इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है एंग्लो सैक्सन से, हम सब जानते हैं। लेकिन इनसे पहले ब्रिटेन में रोमन्स थे। रोमन्स जब ब्रिटेन से गए तब ये 3 ट्राइब्स यहाँ पर आई, ज्यूट्स, सैक्सन्स और एंगल्स। इन्हीं तीनों को बोला जाता है एंग्लो सैक्सन्स। 449 से 547 के बीच में ये ब्रिटेन में सेटल हुए थे और 597 में सेंट ऑगस्टीन ने यहाँ पर इन लोगों के बीच में क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया। ये क्रिश्चियनिटी आई थी रोम से इन लोगों के बीच में। इसका बहुत बड़ा रोल था, आगे बताऊंगा मैं। एंग्लो सैक्सन्स के टाइम पर इंपॉर्टेंट 4 पोएट्स थे दोस्तों। 4 ऑथर्स थे, पोएट्स नहीं थे, 4 ऑथर्स थे। 2 तो पोएट्स थे, कैडमैन और साइनवोल्फ। एक हिस्टोरियन था, बीट। ये उस टाइम का हिस्टोरियन था। इसको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी माना जाता है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। ये इसका बहुत ही फेमस वर्क है। ये उस टाइम का हिस्टोरियन था। और तीसरा एल्फ्रेड द ग्रेट। दोस्तों एल्फ्रेड द ग्रेट इस टाइम का प्रोज राइटर था, जिसने लैटिन के वर्क्स को ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था, जिसकी वजह से ही, इसकी वजह से, एल्फ्रेड द ग्रेट की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज उस टाइम पर डेवलप हुई। और कुछ टेक्स्ट हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। वो लोग सुनते सुनाते चलते थे अपने वर्क्स को, तो कुछ पढ़ने के लिए मिलते हैं वो एल्फ्रेड द ग्रेट की वजह से ही। ये उस टाइम के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं जिनके नाम नोट कर लो, क्योंकि बाकी वर्क्स के ऑथर्स का नाम पता नहीं है। एल्फ्रेड द ग्रेट किंग ऑफ वेसेक्स था 871 से 901 तक। और मैंने आपको बताया इसने एक बहुत अच्छा काम ये कर दिया था कि बहुत सारे लैटिन के टेक्स्ट थे जिनको ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा दिया। अब ओल्ड इंग्लिश में लिखे हुए कुछ वर्क्स मिलते हैं तो एल्फ्रेड द ग्रेट की वजह से ही, मतलब ये चाहता था कि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा जाए उस टाइम पर। यहाँ तक कि लिटरेचर की तरफ इसका खुद का इतना इंटरेस्ट था कि 4 ट्रांसलेशंस तो इसने खुद ने किए हैं 9th सेंचुरी में। अब दोस्तों ये एंग्लो सैक्सन्स 449 में यहाँ पर आए थे और 1066 एडी तक ये यहाँ पर रहे थे। ये लोग लिटरेचर कुछ इस टाइप का लिखते थे कि इनके हीरोइक वॉरियर्स जो बैटल्स में लड़ते थे उनके बारे में ये गाते रहते थे अच्छी अच्छी बातें। और लिटरेचर के ज़रिए ये रिलीजियस फेथ और मॉरल इंस्ट्रक्शंस देना पसंद करते थे। स्टाइल की बात करूँ तो ओरल लिटरेचर इनमें बहुत पॉपुलर था। मतलब अपने ज़्यादातर वर्क्स को ये कंपोज करते थे ओरल लिटरेचर में, सुनते सुनाते चलते थे। ओरल लिटरेचर का मतलब पोइट्री ज़्यादा लिखी जाती थी, प्रोज नहीं लिखा जाता था। प्रोज में एल्फ्रेड द ग्रेट ने ही काम किया है। प्रोज राइटिंग बिल्कुल नहीं चलती थी। अगर इनको कोई कहानी भी सुनानी होती थी तो पोइट्री के ज़रिए ही सुनाते थे। और इनकी पोइट्री में 4 फॉर्म्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता था, कैजुरा, एलिट्रेशन, रिपीटेशन और 4 बीट राइम। अब मैं आपको बताता हूँ क्रिश्चियनिटी के इंट्रोड्यूस होने से क्या हुआ। इनमें पहली बात तो लिटरेसी फैली, मतलब लोग पढ़ने लिखने लगे थे। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपनी लैंग्वेज को कैसे डेवलप किया। इन्होंने, इनसे पहले जो रोमन्स थे उनके अल्फ़ाबेट्स इनको जब मिले तो उससे इन्होंने अपनी लैंग्वेज को डेवलप किया, पहले भी बता चुका हूँ। और ये लोग जिस टाइप के वर्क्स लिखते थे उनमें होती थी एपिक पोएट्री, जिसका मतलब हमको पता है हैगियोग्राफी। हैगियोग्राफी मतलब सेंट्स की लाइफ बताना। सरमन्स यानी कि उपदेश वगैरह, बाइबल के ट्रांसलेशंस, लीगल वर्क्स मतलब कोर्ट वगैरह के वर्क्स, क्रॉनिकल्स का मतलब इतिहास, और रिडल्स मतलब पहेलियाँ। ये सब ऐसे वर्क्स लिखा करते थे। दोस्तों एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनके नाम आपको नोट करने होंगे। पहली मैन्युस्क्रिप्ट है एक्सेटर बुक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट,
वर्सले बुक और बियोवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट। ये 4 मैन्युस्क्रिप्ट हैं। इनके नाम नोट करना, इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, तो वो आप सर्च कर लेना। और इस टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के नाम हैं। सबसे पहले विट्सेथ और बियोवुल्फ। बियोवुल्फ को दोस्तों 3000 से ज़्यादा लाइंस में लिखा गया है और इंग्लैंड का नेशनल एपिक माना जाता है बियोवुल्फ को। और इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जेनेसिस ए, जेनेसिस बी, एक्सोडस, द वॉन्डरर्स, द सी फारर्स, वाइफ्स लैमेंट, हस्बैंड्स मैसेज, क्राइस्ट एंड सैटन, द ड्रीम ऑफ द रूड, बैटल ऑफ मेल्डन। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उस टाइम के। अब दोस्तों ये जो ऑथर थे कैडमन, ये अपनी हिम्स के लिए बहुत ही फेमस हैं। कि बीड एक हिस्टोरियन था, मैंने आपको बताया, और एक मॉन्क भी था। और एल्फ्रेड द ग्रेट के अलावा एल्फ्रिक नाम का एक और प्रोज राइटर था इस टाइम पर दोस्तों। एंग्लो सैक्सन्स के आने से पहले इंग्लैंड में रोमन्स थे, वो यहाँ से चले गए, तब ये यहाँ पर आए और यहाँ आकर ये कैंट नाम की जगह पर सेटल हुए थे। और पूरे ब्रिटेन को इन्होंने 7 किंगडम्स में बांट लिया, जिन 7 किंगडम्स में सबसे पावरफुल था दोस्तों नॉर्थम्ब्रिया। और सेंट ऑगस्टीन जो ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी लाए थे, वो कैंटरबरी के आर्च बिशप बन गए। अब इन एंग्लो सैक्सन्स का ब्रिटेन में टाइम था 1066 तक। 1066 के बाद में इनका टाइम ख़त्म हो गया। तब दोस्तों इनका किंग था हैरोल्ड गॉडविनसन। उसके टाइम पर ब्रिटेन में नॉर्मन्स ने हमला किया था और उनका राजा था विलियम द बास्टर्ड। वो यहाँ पर आया, इससे लड़ाई लड़ी, इसको हराया और वो यहाँ पर जीत गया। तब से दोस्तों विलियम द बास्टर्ड को विलियम द कॉन्करर माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और जानने वाली है कि नॉर्मन्स यहाँ पर आते हैं 1066 में, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर आने से पहले गए थे फ्रांस में। फ्रांस में इन्होंने ब्रिटेन में हमला करने से पहले ये फ्रांस में गए थे। वहाँ ये फ्रेंच लैंग्वेज सीख गए अच्छी खासी और बहुत सिविलाइज्ड हो चुके थे। उसके बाद इन्होंने ब्रिटेन पर हमला किया। अब ब्रिटेन में आने पर इन्होंने अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज भी लाई। अब ऐसा होता रहा है कि कोई अगर किसी देश पर राज करता है तो उस देश पर अपनी लैंग्वेज थोपने की कोशिश करता है। तो इस वक्त ये फ्रेंच लैंग्वेज जब यहाँ पर लाए तो इंग्लिश लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज दब गई और फ्रेंच लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई ब्रिटेन की। कोर्ट्स में, पार्लियामेंट्स में, सब जगह ये बोली जाने लगी। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना लिखाना भी छोड़ दिया गया था और इंग्लैंड में जो रूलिंग क्लास थी वो लोग बन गए थे एंग्लो नॉर्मन्स, क्योंकि वो इंग्लिश भी बोलते थे और नॉर्मल लैंग्वेज भी बोलते थे, ये फ्रेंच लैंग्वेज भी बोलते थे, तो एंग्लो नॉर्मन्स बन गए थे। लेकिन एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी इस वक्त इन लैंग्वेजेस की बजाय इंग्लिश का एक पोएट था दोस्तों, नाम याद करना, लायमन। उसने इतने लंबे टाइम के बाद, मतलब बीच में जब फ्रेंच लैंग्वेज इतनी बोली जा रही थी, इतने लंबे टाइम के बाद पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज में एक पोएम लिखी ब्रूट नाम की। और इस वर्क के साथ ही दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज फिर से जागी, इंग्लिश रिवाइवल हुआ। इस पोएम को दोस्तों क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन भी माना जाता है। क्रॉनिकल का मतलब मैंने आपको बताया इतिहास, ब्रिटेन का इतिहास। 16,000 लाइनों में इस पोएम को लिखा गया और एंग्लो सैक्सन्स के बाद में ये फर्स्ट हिस्टोरियोग्राफी थी दोस्तों, फर्स्ट हिस्ट्री पर लिखा गया वर्क। और इसके आने के बाद तो फिर वर्क्स लिखे ही गए इंग्लिश के अंदर। आउल एंड द नाइटिंगेल, कर्सर मुंडी, हैंडलिंग सिन वगैरह वगैरह और बहुत सारे वर्क्स। अब ये लोग इंग्लिश में वर्क्स लिख तो रहे थे, लेकिन ये एंग्लो सैक्सन्स वाली लैंग्वेज नहीं थी इंग्लिश। ये एंग्लो सैक्सन वाली इंग्लिश नहीं थी, ये मिडिल इंग्लिश थी। इंग्लिश लैंग्वेज अब बहुत बदल चुकी थी, इसके अंदर फ्रेंच लैंग्वेज के भी बहुत सारे वर्क्स आ चुके थे और इसी मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में बाइबल के भी ट्रांसलेशंस हो रहे थे। इस वक्त सबसे नोटेबल थी दोस्तों जॉन विक्लिफ की बाइबल। इन्होंने बड़ी हेल्प की थी दोस्तों इंग्लिश को एज ए लिटरेरी लैंग्वेज इस्टेब्लिश करने में, जॉन विक्लिफ। इन जॉन विक्लिफ ने कमाल कर दिया था। इस वक्त इन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन करके लॉलर्ड मूवमेंट को इंस्पिरेशन दी। दोस्तों ये लॉलर्ड मूवमेंट आप सर्च करना इसके बारे में, ये एक ऐसा मूवमेंट था जो प्री रिफॉर्मेशन मूवमेंट था। मतलब इसमें क्या हुआ था, रोमन कैथोलिक चर्च उस टाइम पे लोगों को सिखाता था कि क्या सही है क्या गलत है। चाहे चर्च गलत ही सिखा रहा हो, लोगों को माननी पड़ती थी वो बात। तो इस चीज़ को रिजेक्ट किया गया इस मूवमेंट में। जॉन विक्लिफ बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर थे दोस्तों इस मूवमेंट में। और इस वक्त इंग्लैंड के किंग थे एडवर्ड थर्ड। 1327 से 1377 तक ये किंग थे। मतलब इस वक्त 14th सेंचुरी चल रही थी। ये टाइम तो चौसर का था,
लेकिन इस टाइम की शुरुआत में दो बड़े पार्ट थे दोस्तों, जॉन बार्बर और विलियम लैंगलैंड। इनका चौसर से पहले जन्म हो चुका था। फिर आते हैं जेफरी चौसर और सो कॉल्ड पर्ल पार्ट्स जिनका मोस्ट फेमस वर्क है द गार्विन एंड द ग्रीन नाइट। लैंगलैंड का फेमस वर्क है दोस्तों पियर्स द प्लूमन। ये मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का एक एलेगोरिकल वर्क है जिसको अनराइम्ड एलिटरेटिव वर्ड्स में लिखा गया है। चौसर की कैंटरबरी टेल्स भी बहुत ही फेमस है जो कि अनफिनिश्ड वर्क है, जिसको बहुत लेट शुरू किया था चौसर ने, जिसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों इन सब में चौसर बहुत फेमस हैं क्योंकि चौसर पब्लिक लाइफ से भी जुड़े हुए थे, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा जानने को मिलता है। कैंटरबरी टेल्स तो एक रीज़न है ही, लेकिन ये पब्लिक लाइफ से अगर ये नहीं जुड़े होते तो शायद चौसर के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं चल पाता। चौसर के पैदा होने से पहले ही एडवर्ड थर्ड के टाइम पर इंग्लैंड में 100 ईयर्स वॉर शुरू हो गई थी। बहुत ही नोट करने वाला पॉइंट है 1338 में, जब चौसर के पैदा होने से पहले ही 100 ईयर्स वॉर शुरू हो गई थी फ्रांस के साथ में, और चौसर भी इस 100 ईयर्स वॉर में लड़ने गए थे। दरअसल कोर्ट में इनकी एंट्री हुई थी काउंटेस एलिजाबेथ ऑफ अल्स्टर के सर्वेंट के रूप में। इनकी एंट्री हुई थी, ये एंटर हुए थे, सर्वेंट बनकर एंटर हुए थे कोर्ट के अंदर। फिर एडवर्ड थर्ड के ये फेवरेट हो गए। एडवर्ड थर्ड ने इनको 100 ईयर वॉर्स में फंसने के बाद में पैसे देकर, बहुत बड़ी रकम देकर इनको छुड़वाया था। और एडवर्ड थर्ड इनको बहुत सारी जर्नीज़ पर भेजते रहते थे, और ये जर्नीज़ की वजह से ही इनको बहुत कुछ सीखने को मिला, तभी इन्होंने ऐसे वर्क्स प्रोड्यूस किए। नहीं तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बिना घूमे इतनी सारी नॉलेज गेन कर लेना। इनकी लाइफ टाइम में इंग्लैंड में बैटल ऑफ क्रीसी 1346, ब्लैक डेथ 1348 से 1349 के बीच में, और बैटल ऑफ पॉइटियर्स 1356 हुई थी। दोस्तों चौसर के लाइफ का सबसे फेमस मेजर वर्क था द बुक ऑफ द डचेस, जो उन्होंने अपने पेट्रन जॉन ऑफ गॉन्ट की फर्स्ट वाइफ के लिए लिखी थी। उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी थी, तो उस पर ये एलिजी लिखी थी, द बुक ऑफ द डचेस। इनके दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ट्रायलस एंड क्रिस्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, और बहुत ही बाद में अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपना फेमस वर्क द कैंटरबरी टेल्स बहुत बाद में लिखना शुरू किया था। और इसी वर्क को लिखते हुए 1400 में इनकी डेथ हो जाती है। और ये पहले थे दोस्तों जिनको इनकी डेथ के बाद में वेस्टमिंस्टर एबे पार्ट्स कॉर्नर में दफनाया गया। उसके बाद में तो पार्ट्स कॉर्नर में बहुत सारे पार्ट्स को दफनाया गया। और इन्हीं के टाइम पर 1381 में पीसेंट्स वॉर हुआ था दोस्तों, जिसको व्हाइट टेलर रिबेलियन भी बोला जाता है, इस चीज़ को नोट कर लेना। इसके अलावा विलियम लैंगलैंड जो कि एक ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है मिडिल इंग्लिश में एलिटरेटिव पोइट्री लिखने का, बड़ी सिंपल और कोलक्वल लैंग्वेज यूज़ करते थे, मतलब बातचीत की लैंग्वेज। द गार्विन एंड द ग्रीन नाइट 14th सेंचुरी का एक फेमस एलिटरेटिव रोमांस है दोस्तों। 1400 में चौसर की डेथ के बाद में इनके वर्क्स को बस कॉपी किया गया। तभी दोस्तों चौसर के बाद की एज को बैरन एज कहा जाता है, बंजर एज, मतलब कि क्रिएटिविटी खत्म हो गई थी इस टाइम पर। चौसर और लैंगलैंड के अलावा इनके पर्सनल फ्रेंड थे दोस्तों जॉन गॉवर। ये इनके 3 फेमस वर्क हैं। ये 3 लॉन्ग पोएम्स हैं जिनको एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज में लिखा गया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि चौसर की डेथ के बाद में लिटरेचर एकदम बंजर सा हो गया था। इस वक्त विलियम कैक्सटन नाम के एक इंग्लिश मर्चेंट ने इंग्लैंड को प्रिंटिंग प्रेस नाम की चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया। 1476 में चौसर के वर्क्स को इसी विलियम कैक्सटन ने फिर से प्रिंट किया, लेकिन उस प्रिंटिंग में काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी, मतलब करेक्शन नहीं किया गया था। एडवर्ड थर्ड के बाद दोस्तों हिस्ट्री में क्या हुआ था, चौसर ने अपने लाइफ टाइम में 3 किंग्स को देखा था, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड और उसके बाद में हेनरी फोर्थ की भी डेथ हो जाती है 1413 में। फिर उसके बाद में काफ़ी लंबे टाइम के बाद में वॉर ऑफ रोजेज होती है 1455 से 1486 तक। दोस्तों इस बीच में कैक्सटन ने अपने प्रिंटिंग प्रेस को इसी टाइम पर इंट्रोड्यूस किया था 1476 में, इसने सेट किया था। फिर बैटल ऑफ बोसवर्थ होती है और उसके बाद हेनरी 7 1485 में किंग बनता है। और दोस्तों एक वर्क डांस ऑफ 7 डेडली सिंस पब्लिश होता है। इसके बाद हेनरी 7 के बाद भी हेनरी 8 आया, और उस वक्त एक बहुत बड़े राइटर थे सर थॉमस मोर, जिन्होंने अपना वर्क लिखा था यूटोपिया, जिसको पहले उन्होंने लैटिन में लिखा था और बहुत बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश करवाया गया। दोनों लैंग्वेजेस में ये पब्लिश हुआ है वर्क। इसी बीच दोस्तों मिडिल एजेस में थिएटर्स भी शुरू हो गए थे।
टाइम पर मिस्ट्री प्लेज और मॉरलिटी प्लेज बहुत फेमस थे। और एक टाइप का और प्ले होता था ममर्स प्ले। ये पॉक प्लेज होते थे, इनमें डांस होता था, फेस पर मास्क लगाए जाते थे, ओल्ड कहानियों को बताया जाता था ममर्स प्लेज के अंदर, जैसे रॉबिन हुड की कहानी, सेंट जॉर्ज और ड्रैगन की कहानी, और पूरे टाउन में घूम घूम कर ये प्लेज भी परफॉर्म किए जाते थे। बाकी मिस्ट्री और मॉरलिटी प्लेस के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इनके अंदर बाइबल्स की स्टोरी सुनाई जाती थी। और इन प्लेस में यॉर्क साइकिल बहुत ही फेमस है, इसको नोट कर लो। यॉर्क साइकिल मतलब यॉर्क मिस्ट्री प्लेस, ये बहुत ही फेमस है। इस टाइप के प्लेस को सिटी ऑफ यॉर्क में परफॉर्म किया जाता था। और इस वक्त के 3 सर्वाइविंग मिस्ट्री प्लेस हैं दोस्तों, जिनको बोला जाता है ऑर्डिनेलिया। 3 सर्वाइविंग मिस्ट्री प्लेस के नाम हैं, नोट कर लो। और इसके अलावा एवरीमैन नाम का एक फेमस मिस्ट्री प्ले है लेट 15th सेंचुरी का, जिसको मैं कुछ ही दिनों पहले डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी देख लीजिए। इनके अलावा मिडिल एजेस में एक अलग टाइप के ड्रामाज होते थे जो एलिजाबेथन एज में भी थे, ऐसी बात नहीं थी। इंटरल्यूड्स बोला जाता था जिनको, जो कि कोर्ट्स और ग्रेट हाउसेज में परफॉर्म किए जाते थे। अब इंटरल्यूड्स लिखने में बहुत बड़ा नाम था जॉन हेवुड का। हेनरी 7 के बाद में हेनरी 8 जो इंग्लैंड के किंग थे, वो चर्च पर कंट्रोल करना चाहते थे। सर थॉमस मोर ने इस बात का विरोध किया था, तब शायद उनको मार दिया गया था। और दोस्तों इनके बाद में आते हैं एडवर्ड और मैरी, ये थे इंग्लैंड के नए मोनार्क। लेकिन इनके बाद में क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन बनती है 1558 में। लेकिन 1558 में इनके क्वीन बनने से पहले, एलिजाबेथ के क्वीन बनने से पहले 1 साल पहले ही एक बहुत ही फेमस बुक पब्लिश हुई थी, जिसको नोट कर लेना ज़रूरी है, टोटल्स मिसैलिनी 1557 में। टोटल्स मिसैलिनी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट करना ज़रूरी है। ये फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स थी जिसको प्रिंट करके पब्लिश करवाया गया था। अब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जब इंग्लैंड की क्वीन बनती है तो उन्हीं के साथ रेनेसा भी आता है इंग्लैंड के अंदर। वैसे तो बहुत पहले आ गया था रेनेसा। विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को 1476 में जब इंट्रोड्यूस किया, तो दोस्तों उसके बाद से लेकर अब तक लिटरेचर में बहुत डेवलपमेंट हो चुकी थी। जाने अनजाने इस चीज ने इंग्लैंड में रेनेसा लाने में मदद की थी। अब रेनेसा शुरू तो हुआ था इटली से, लेकिन इंग्लैंड में 2 बुद्धिजीवी थे, सर थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरी। ये दोनों इटली से बहुत कुछ सीख के आए थे और इंग्लैंड में लाए, ये अपने साथ में बहुत कुछ सीख के इंग्लैंड में लाए। थॉमस वाइट ने तो इंग्लिश लिटरेचर को ब्लैंक वर्ड्स दी और अर्ल ऑफ सरे ने सोनेट से इंट्रोड्यूस करवाया। अर्ल ऑफ सरे ने सोनेट्स को इटालियन पोएट पेट्रार्क से सीखा था और थॉमस वाइट ने इंग्लिश लिटरेचर को ब्लैंक वर्ड्स देकर आने वाले राइटर्स जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर, मिल्टन और भी दूसरे राइटर सबकी हेल्प की। और इस टाइम तक इंग्लैंड में ढंग से प्लेज लिखना शुरू हो गया था पुराने राइटर्स को पढ़कर। पुराने मतलब अभी के पुराने नहीं, रोमन्स और ग्रीक राइटर्स को पढ़कर, क्योंकि ट्रांसलेशंस भी बहुत हो रही थी इस टाइम पर, ग्रीक वर्क्स की, रोमन वर्क्स की। और इंग्लिश लैंग्वेज में पहली कॉमेडी थी रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर और पहली ट्रेजेडी थी गॉर्बोडक। इन दोनों को कभी मैं डिस्कस करूंगा। इसी टाइम पर दोस्तों टोटल्स मिसैलिनी के बारे में पहले बता चुका हूँ, पब्लिश हुई थी 1557 में। और ये इसलिए इतनी फेमस है क्योंकि ये फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश पोएट्री थी। इसमें 40 पोएम्स तो अर्ल ऑफ सरी की थी और 96 पोएम्स वाइट की और 135 पोएम्स दूसरे पोएट्स की थी। अब दोस्तों कुछ पोएम्स तो इसमें अच्छी थी और कुछ बहुत ही बचकानी। रेनेसा की शुरुआत तो किंग हेनरी 8 के टाइम से ही हो चुकी थी। अब इस रेनेसा को किंग जेम्स फर्स्ट के टाइम तक जाना था, जिसको जैकोबियन एज बोलते हैं। उसके बाद में भी लेट रेनेसा चलता है। आगे बढ़ते हैं। अब एलिजाबेथन एज या रेनेसा को अगर हमें समझना है तो ढंग से समझते हैं। सबसे पहले अर्ली एलिजाबेथन एज, फिर लेट एलिजाबेथन एज, फिर उसके बाद में जैकोबियन पीरियड और फिर लेट रेनेसा। अर्ली एलिजाबेथन एज में ड्रामाज लिखते थे सैकविल और नॉर्टन। इन्होंने गॉर्बोडक नाम की फर्स्ट ट्रेजेडी को लिखा दोस्तों। सैकविल और नॉर्टन ने लिखा था फर्स्ट ट्रेजेडी को, गॉर्बोडक। और 1576 में लंदन में सबसे पहले प्ले हाउस बिल्ड हुए थे। मतलब इससे पहले तो किसी फिक्स प्ले हाउस में प्लेज को परफॉर्म नहीं किया जाता था। और गॉर्बोडक फर्स्ट वर्ड्स ड्रामा कहलाता है दोस्तों इंग्लिश में। इसके ऊपर जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो सब अर्ली एलिजाबेथन पीरियड में आता है। इसके बाद लेट एलिजाबेथन पीरियड में पोएट्री में सबसे बड़ा नाम है दोस्तों एडमंड स्पेंसर का,
जिन्होंने द शेफियर्ड्स कैलेंडर सबसे पहला, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा वर्क पोइट्री में। उसके बाद में फेयरी क्वीन, जिसकी फर्स्ट वॉल्यूम को पब्लिश करवाया था, और इनकी उम्मीद थी कि क्वीन एलिजाबेथ से इनको कुछ फेवर मिलेगा, जो कि इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी इन्होंने फेयरी क्वीन की दूसरी वॉल्यूम में पब्लिश करवाई। इनके अलावा दोस्तों प्रोज राइटिंग में सर फिलिप सिडनी, जो कि एक पोएट और प्रोज राइटर दोनों थे, इन्होंने डिफेंस ऑफ पोएट्री, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, आर्केडिया, ऐसे ऐसे वर्क्स लिखे। और दोस्तों एलिजाबेथन एज इतनी रिच एज इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस टाइम पर पोएट्री लिखी गई, प्रोज लिखा गया, ड्रामा लिखा गया, और इसके अलावा सॉन्ग्स भी बहुत सारे लिखे गए। शेक्सपियर खुद अपने ड्रामाज में सॉन्ग्स लिखते थे। सॉन्ग्स लिखने का भी फैशन आ गया था, तो थॉमस चैंपियन सॉन्ग्स लिखने में बहुत बड़ा नाम है दोस्तों एलिजाबेथन एज में। शेक्सपियर ने भी अपनी पोएम्स लिखी थी, वीनस एंड एडोनाइस 1593 और लूक्रेसी 1594, और 1599 में एडमंड स्पेंसर की डेथ हो जाती है, और पोएम्स में खैर इतना काम नहीं किया जाता। कमाल के पोएट थे ये। इन्होंने जब शेफियर्ड्स कैलेंडर लिखी थी दोस्तों, उस वक्त ड्रामा में एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट काम कर रहे थे। जिस वक्त इन्होंने शेफियर्ड्स कैलेंडर लिखी थी, मतलब बहुत पहले, एक ड्रामेटिस्ट थे जॉन लिली, जिन्होंने उस वक्त अपनी पहली कॉमेडी लिखी थी एंडीमियन। और थॉमस कायड ने दोस्तों एक नया ट्रेंड मार्केट में ला दिया था ड्रामाज लिखने में। स्पेनिश ट्रेजेडी, अपनी स्पेनिश ट्रेजेडी को लिखा, मतलब इसके आने के बाद में, स्पेनिश ट्रेजेडी के लिखे जाने के बाद में एक नया टाइप ला दिया था रिवेंज प्ले लिखने का। हैमलेट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रिवेंज प्ले का। क्रिस्टोफर मार्लो, इन्होंने भी दोस्तों उस टाइम पे अपनी फर्स्ट ट्रेजेडी लिखी थी, इसी टाइम पर लिखी थी, शुरुआती टाइम पर, टेम्बल द ग्रेट, जिसको परफॉर्म करवाया गया, जो कि बहुत ही पहले ही प्ले से बहुत सक्सेसफुल हो गए थे। तब शेक्सपियर ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया था इस टाइम पर, लेकिन अचानक 1593 में मार्लो का मर्डर हो जाता है। उनके बाद में शेक्सपियर का नाम बहुत बड़ा हो जाता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो बहुत सारे मसलों में उलझे हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मर्डर का बहाना किया और शेक्सपियर बनकर प्लेज लिखने लगे, लेकिन किसी को सच पता नहीं है। दोस्तों इन्हीं के साथ, शेक्सपियर के साथ, उनके राइवल एक बहुत ही ग्रेट ड्रामेटिस्ट आ गए थे, बेन जॉनसन, जिनका फर्स्ट प्ले था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598 में। 1599 में ग्लोब थिएटर बनता है, और शेक्सपियर की लाइफ में इसके बाद में वो पीरियड आता है जब उन्होंने अपनी ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी 1600 से 1608 के बीच में। 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है, लेट एलिजाबेथन एज यहीं ख़त्म होती है, और किंग जेम्स राजा बनता है, और जेकोबियन एज शुरू होती है। अब जेकोबियन एज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि किंग जेम्स का लैटिन में नाम है जैकोब, इसलिए दोस्तों इसको जैकोबियन एज बोला जाता है। इसके बाद 1606 में जॉन लिली की भी डेथ हो जाती है। जॉन लिली बहुत ही गरीबी में मरे थे, इनके ऊपर कर्जा बहुत था। इस वक्त और भी प्ले राइट्स आ गए थे बहुत बड़े बड़े, जैसे फ्रांसिस बीनामर, जॉन फ्लेचर, थॉमस डेकर और जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर वो जिन्होंने वाइट डेविल नाम का प्ले लिखा है दोस्तों, डचेस ऑफ माल्फी लिखा है। फिर 1609 में शेक्सपियर अपनी सॉनेट्स को पब्लिश करवाते हैं। 1611 में बाइबल का ऑथोराइज्ड वर्जन पब्लिश होता है। दोस्तों बहुत ही नोट करने वाली बात, इससे पहले बाइबल जो भी लिखी थी उसका कोई ऑथोराइज्ड वर्जन नहीं था। फिर इसी जैकोबियन एज में खुद किंग जेम्स ने क्या किया था, बाइबल का ऑथोराइज्ड वर्जन पब्लिश करवाया था, उसको ट्रांसलेट करवाया था। और जैकोबियन पीरियड में ही दोस्तों शेक्सपियर ने प्रॉब्लम प्लेज लिखना शुरू किया, रोमांस लिखना शुरू किया, ट्रेजिक कॉमेडीज, ये सब नए नए टाइप के प्लेज लिखना शुरू कर दिए थे शेक्सपियर ने। और दोस्तों एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है इस टाइप के प्लेज का, द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट बहुत ही फेमस प्ले है, ये आप देखोगे ना तो ट्रेजेडी है कंप्लीटली, ना कॉमेडी है। अब 1616 में शेक्सपियर की भी डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ के बाद में बेन जॉनसन सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट बन जाते हैं। फिर 1623 में शेक्सपियर के वर्क्स का फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश होता है, जो कि उन्हीं के ड्रामा कंपनी में दो बंदे थे जिन्होंने उनके वर्क्स को पब्लिश करवाया एक साथ 1623 में, और इन वर्क्स का प्रेफेस खुद बेन जॉनसन ने लिखा था दोस्तों। अब दोस्तों थॉमस कायड ने जो अपने रिवेंज प्ले लिखने का स्टाइल फेमस किया था,
उस स्टाइल का यूज़ करके जॉन वेबस्टर ने अपने 2 प्लेज द वाइट डेविल और डचेस ऑफ माल्फे को लिखा था। ये दोस्तों रिवेंज प्लेज का अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत ही फेमस प्ले हैं ये दोनों। अब थॉमस मिडल्टन और विलियम राउली ने भी मिलकर द चेंजलिंग नाम की एक रिवेंज ट्रेजेडी लिखी है। जैकोबियन एज की पोइट्री में जॉर्ज चैपमैन का बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, बहुत ही फेमस है क्योंकि इन्होंने सबसे फेमस काम ये किया था कि होमर की इलियड और ओडिसी, इन दोनों वर्क्स को कंप्लीटली फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट किया था किसी आदमी ने, वो थे जॉर्ज चैपमैन। इनसे पहले इन दोनों वर्क्स को कंप्लीटली इंग्लिश में ट्रांसलेट किसी ने नहीं किया था और बाद में जॉन कीट्स ने इनकी इन ट्रांसलेशंस को पढ़ा। रोमांटिक एज के पोएट थे ना जॉन कीट्स, उन्होंने पढ़ा और बड़े इंस्पायर हुए थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया किंग जेम्स ने खुद प्रोज राइटिंग के अंदर बाइबल को ट्रांसलेट करवाया था। 1604 से 1611 के बीच में ट्रांसलेट करवाया था और वही बाइबल चर्च ऑफ इंग्लैंड की बाइबल बन गई। बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन इसी एज में आया था, जैकोबियन एज में। अब आता है दोस्तों लेट रेनेसा। जैकोबियन एज की बात आता है लेट रेनेसा। लेट रेनेसा की पोइट्री को तो डोमिनेट किया था दोस्तों मेटाफिजिकल पोएट ने, जैसे जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशो, एंड्रयू मार्वन और हेनरी वॉन। तो एक ग्रुप हो गया लेट रेनेसा में मेटाफिजिकल पोएट्स का। दूसरा ग्रुप था कैवेलियर पोएट्स का। उस वक्त इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था, तो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करने वाले पोएट्स थे ये कैवेलियर पोएट्स सारे के सारे, और ये इन्फ्लुएंस थे, बहुत ही हैविली इन्फ्लुएंस थे बैन जॉनसन से। कैवेलियर पोएट्स को सन ऑफ बैन भी कहा जाता है। जॉन मिल्टन को भी दोस्तों हम लेट रेनेसा के ग्रेट पोएट, लास्ट ग्रेट पोएट में गिन सकते हैं, जिन्होंने अपने ग्रेट वर्क्स को लिखकर इस एज को रिच कर दिया। प्रोज राइटिंग में फ्रांसिस बेकन, जिनके लगभग सारे एसेज, फेमस एसेज हम लोग कवर कर चुके हैं, ऑफ ट्रैवल, ऑफ डेथ, ऑफ ट्रुथ, काफ़ी सारे एसेज। जब चार्ल्स फर्स्ट किंग बना था, किंग जेम्स के बाद में चार्ल्स फर्स्ट किंग बना था, उस वक्त तक फ्रांसिस बेकन की डेथ हो चुकी थी और मिल्टन ने उस वक्त अपने ग्रेट वर्क्स को लिखना शुरू कर दिया था। फिर चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन होता है सिविल वॉर के बाद में, और ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ आता है ऑलिवर क्रॉमवेल के साथ। ऑलिवर क्रॉमवेल के साथ में ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ आया, लेकिन ऑलिवर क्रॉमवेल ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सके। 1659 में इनकी डेथ हो जाती है। जॉन मिल्टन ने इनको खूब सपोर्ट किया था। फिर इनकी डेथ के टाइम पर उसी वक्त जॉन ड्राइडन नाम की एक पोएट, जिन्होंने हीरोइक स्टैंजा को इन्वेंट किया ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ पर ही। ऐसे में इंग्लैंड में मोनार्की की फिर से ज़रूरत थी, तो 1660 में चार्ल्स को वापस इनवाइट किया गया इंग्लैंड में आने के लिए, राज करने के लिए, और उसके आने के बाद 1660 से रेस्टोरेशन एज शुरू होती है। अब ड्राइडन, जिन्होंने ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ पर हीरोइक स्टैंजा इन्वेंट किया था, मतलब ऑलिवर क्रॉमवेल को श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन यहाँ पर चार्ल्स सेकंड के आने पर इसको भी वेलकम करने के लिए अपने व्यूज़ बदलकर इन्होंने एस्ट्रा रिडक्स नाम की एक पोएम लिखी। चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकंड फ्रांस में रह रहा था उस वक्त, जिस वक्त इंग्लैंड में क्रॉमवेल और प्यूरिटन एज चल रही थी, कॉमनवेल्थ था उस वक्त इंग्लैंड में, तो उस वक्त ये फ्रांस में था। उस वक्त इसने ड्रामास देखे थे काफ़ी सारे, तो आर्ट का लवर था ये। यहाँ पे आने के बाद में इसने रेस्टोरेशन एज में फिर से थिएटर्स को खुलवा दिया। थिएटर्स जो बंद हो चुके थे उनको वापस से इसने रीओपन करवाया। और 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन, 1674 में मिल्टन की भी डेथ हो गई दोस्तों, और ड्राइडन ने अपने ग्रेट वर्क्स को लिखना शुरू कर दिया। 1678 में पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नाम का ग्रेट वर्क लिखा गया। दोस्तों रेस्टोरेशन लिटरेचर की पोइट्री में सबसे पहले ग्रेट पोएट थे जॉन मिल्टन, इंग्लिश लिटरेचर के। इन्होंने उस वक्त रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों पर लिखा। पैराडाइज लॉस्ट इनका सबसे ग्रेट वर्क है, और इस वक्त सटायर्स लिखने की भी शुरुआत हो चुकी थी। सटायर्स को बेनाम नाम से पब्लिश करवाया जाता था, क्योंकि बड़ा डेंजर था सटायर्स को अपने ही नाम से पब्लिश करवाने में। जॉन ड्राइडन भी दोस्तों रेस्टोरेशन एज के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोएट थे। एक्चुअली ये पोएट भी थे, क्रिटिक भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे और ट्रांसलेटर भी थे, बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। इनकी एज को एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है। इन्होंने ड्रामास भी लिखे हैं, पोइट्री भी लिखी है, प्रोज भी लिखा है। ये इंग्लैंड के फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट भी थे, लेकिन करियर का एंड बहुत ही ख़राब था। बहुत ही ख़राब टाइम आने की वजह से इन्होंने पुराने वर्क्स को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था। मतलब पुराने जो राइटर थे, ग्रीक और रोमन राइटर, उनके वर्क्स को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था। सारी क्वालिटीज़ थी इनमें।
और इन्होंने इंग्लिश पोएट्री को अपना हीरोइक कपलेट दिया है। सटायर्स में पोएम्स इन्होंने लिखी है, मॉक हीरोइक पोएम्स लिखी है, जैसे कि मैक प्लैकनो। अलेक्जेंडर पोप इनसे बड़ा हैविली इन्फ्लुएंस थे। काफ़ी कुछ सीखने को मिला था ड्राइडन से, और बहुत कुछ उधार भी लिया है अलेक्जेंडर पोप ने ड्राइडन से। ये तो मैंने रेस्टोरेशन एज की पोएट्री राइटिंग की बात की। अब ऐसे में इसी टाइम पर फिक्शन और जर्नलिज्म लिखना शुरू हो चुका था दोस्तों, जो कि आगे चलकर नोवेल्स में बदलने वाला था। फिक्शन और जर्नलिज्म। अब इस टाइम पर दोस्तों, रेस्टोरेशन टाइम पर ही जॉन लॉक, जिन्होंने बहुत सारे फिलोसॉफिकल वर्क्स लिखे थे, और इनके वर्क्स ने बाद में अमेरिकन रेवोल्यूशन के थिंकर्स को इंस्पायर किया था। ऐसे में जॉन बनियन, जो कि बाकी रिलीजियस राइटर्स से अलग खड़े होते थे, इन्होंने अपना एलेगोरिकल वर्क पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा था। बहुत ही फेमस वर्क है जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि रेस्टोरेशन पीरियड में एक ब्रॉडशीट पब्लिश होती थी। ब्रॉडशीट चलती थी, कुछ इस टाइप की ब्रॉडशीट होती थी, जिस पर लोगों को न्यूज़ मिलती थी। जैसे आज न्यूज़पेपर पढ़कर मिलती है लोगों को न्यूज़, वैसे ब्रॉडशीट पब्लिश होती थी। नोवेल्स लिखने का आइडिया भी इसी एज से आने लगा था, रेस्टोरेशन एज से लोगों को, लेकिन नोवेल्स बाद में बहुत ज़्यादा लिखे जाने वाली थी। अब इस वक्त एक राइटर थी एफ्रा बेन। इन्होंने दोस्तों रेस्टोरेशन पीरियड में एक नोवेल लिख डाली अपनी, ओरोनोको नाम की, 1688 में। एफ्रा बेन फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल नोवेलिस्ट थी, बल्कि किसी आदमी ने भी अभी तक कोई नोवेल नहीं लिखी थी। इन्होंने ओरोनोको नाम की नोवेल लिख दी। ड्रामाज में जॉन ड्राइडन, विलियम वाइचरली, जॉन ईथरिज, इन्होंने ड्रामाज में, ये लोग क्या करते थे, ये तीनों ड्रामेटिस्ट ड्रामाज में एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल को दिखाते थे। मतलब राजा महाराजाओं की लाइफस्टाइल को दिखाते थे, कोर्ट का एटमॉस्फेयर दिखाते थे। फिर विलियम कॉन्ग्रेव, जॉन वेनब्रो, ये राइटर्स जब आए तो इन्होंने क्या किया, कॉमेडी में लिखना शुरू किया और मिडिल क्लास पर लिखना शुरू किया। इसी एज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को तो बैन जॉनसन ने इंट्रोड्यूस किया था, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स को इस टाइम के प्लेराइट्स लेकर आए थे। रेस्टोरेशन एज के कुछ ब्रिलियंट ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स में प्लेज लिखना शुरू किया, और ये प्लेज बहुत ही इमोरल विटी टाइप के होते थे। मतलब कि सेक्स की खुले में बात की जाती थी इस टाइम पर प्लेज में। और जॉर्ज ईथरेज ही वो राइटर थे जिन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स को इंट्रोड्यूस किया था। इनके फेमस प्लेज हैं शी वुड इफ शी कुड, लव इन अ टब, ऐसे प्लेज को लिखकर। और विलियम कॉन्ग्रेव तो इस एज के ग्रेटेस्ट कॉमेडी राइटर थे। इनके बाद आते हैं दोस्तों ऑगस्टन्स। एज को बोला जाता है ऑगस्टन एज, नियो क्लासिकल एज, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, और भी बहुत सारे नाम हैं। जितने सारे नाम हैं उतने काम नहीं किए गए इस एज के अंदर। इस एज को डोमिनेट किया था अलेक्जेंडर पोप ने। अलेक्जेंडर पोप प्रोज भी लिखते थे, पोएट्री भी लिखते थे, दोनों के मास्टर थे। इन्होंने अपनी ज़्यादातर पोएम्स मॉक एपिक में लिखी है, अपने राइवल पोइट्स पर अटैक करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर सटायर्स बहुत चलते थे, एक दूसरे पर अटैक करना ही चलता था। एक बहुत ही फेमस वर्क है इनका द डंसियाड, रेप ऑफ द लॉक, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये बहुत सारे वर्क्स हैं इनके, बहुत फेमस वर्क्स हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन्होंने इलियड और ओडिसी को ट्रांसलेट किया। इनका ट्रांसलेशन इलियड और ओडिसी का कंप्लीट ट्रांसलेशन बहुत ही फेमस है। ये ऑगस्टन एज 18th सेंचुरी के शुरू होने के साथ ही शुरू होती है, क्योंकि इस एज में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली थी। आइजैक न्यूटन, जॉन लॉक, फ्रांसिस बेकन, इनके आइडियाज़ ने बहुत तरक्की कर ली थी इस टाइम पर। ऐसे यहाँ पर मैं 18th सेंचुरी को पूरी को डिस्कस करूँगा, जिसमें 1700 से 1750 तक ऑगस्टन एज है, और 1750 से 1798 तक एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, यानी कि एज ऑफ सैमुअल जॉनसन, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ऑगस्टन एज 1700 से 1750 तक। तो साइंस ने तरक्की कर ली थी इस एज में। अब लोग मानने लगे थे कि इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्रेस ही सब कुछ है। एक्सट्रीमली रैशनलिज्म पर फोकस किया जाने लगा था, और इस टाइम पर दोस्तों एक एनसाइक्लोपीडिया आई थी जिसे एडिट किया था एक फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस डिनोरा। इनका नाम नोट कर लो, क्योंकि इन्होंने एनलाइटनमेंट के थॉट को बहुत बढ़ावा दिया ये इंसाइक्लोपीडिया को एडिट कर कर। दोस्तों, इसका मकसद ये था लोगों के सोचने के तरीके को बदलना। और लिटरेचर में ये टर्म ऑगस्टन लिटरेचर 1720 से 1730 के बीच में जो ऑथर्स थे उनके लिए यूज़ की जाती है। ये ऑथर्स खुद को ऑगस्टन्स मानते थे,
क्योंकि इनके टाइम पर इंग्लैंड का किंग था किंग जॉर्ज फर्स्ट। तो ये सारे मिलकर ये मानते थे कि बहुत पहले रोमन्स के टाइम पर, किंग ऑगस्टस के टाइम पर हाईली पॉलिटिकल लिटरेचर लिखा जाता था, और उसी की तरह इस टाइम के राइटर्स भी लिटरेचर लिखते हैं। ये उन राइटर्स को कॉपी करते थे और अपने लिटरेचर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते थे, पॉलिश करने की कोशिश करते थे। बस ये अपने लिटरेचर को पॉलिश ही करते रह गए, कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं किया, बस एक दूसरे पर सटायर्स करते थे। और इसी एज में दोस्तों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी शुरू हो गया था। इस टाइम के पार्ट्स थे जेम्स थॉमसन, जिन्होंने द सीजन्स नाम का वर्क लिखा था, एडवर्ड यंग, जिन्होंने नाइट थॉट्स नाम की पोएम्स लिखी थी, और पोप तो थे ही इस टाइम के आउटस्टैंडिंग पोएट। एट द सेम टाइम अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक और डंसियाड में मॉक हीरोइक का ऐसा यूज़ किया कि आज भी इनके ये ग्रेट वर्क्स माने जाते हैं। और जो इन्होंने ओडिसी और इलियड को ट्रांसलेट किया था, ये अपनी डेथ तक उसको रीचेक करना चाहते थे कि कुछ करेक्शन करना है। दोस्तों ऑगस्टन एज में कुछ ड्रामाज भी लिखे गए थे, जैसे कि इस एज में ड्रामा लिखे जाने से पहले दो ऐसे राइटर्स थे, दो ऐसे ड्रामेटिस्ट थे, जॉन वेनब्रो और विलियम कॉन्ग्रीव। इन दोनों ने रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स को इस एज तक कंटिन्यू किया, लेकिन इस एज में फिर भी जॉर्ज लिलो और रिचर्ड स्टील ऐसे ड्रामेटिस्ट थे, ये दोनों ऐसे ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने हाईली मॉरल सीरियस ट्रेजेडीज प्रोड्यूस की इस एज के अंदर, जिसके कैरेक्टर्स मिडिल क्लास होते थे, वर्किंग क्लास होते थे। ये चीज़ ये दिखाती थी, इन दोनों ने जो ड्रामा प्रोड्यूस किए थे, ये चीज़ ये दिखाती थी कि ड्रामाज को लेकर कम से कम लोगों का टेस्ट इस टाइम पे बदल रहा था। कैसे कि थिएटर को सक्सेस होने के लिए अब रॉयल पैटर्नेज की ज़रूरत नहीं थी। वहीं कॉलिक एवर और जॉन रिच के बीच में लड़ाई थी अच्छा थिएटर लिखने की। इस टाइम पर पैंटोमाइम थिएटर परफॉर्म होना शुरू हो गए थे, मतलब म्यूजिकल कॉमेडी टाइप की। इनको फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया था, और लो कॉमेडी इस टाइम पर बहुत पॉपुलर थी दोस्तों। प्लेज 3 गुना ज़्यादा, ड्रामास 3 गुना ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, और ओपेरा भी परफॉर्म होने लगा था। जॉन गे, जो कि बैगर ओपेरा के साथ में थिएटर्स में वापस लौटे थे, इन्होंने ओपेरा परफॉर्म करवाना शुरू किया था। लेकिन तभी ध्यान देने वाली बात है, 1737 में आता है लाइसेंसिंग एक्ट, और इसके आने के बाद ड्रामास पर लग जाते हैं रेस्ट्रिक्शंस। एक तरह से सेंसर लग गया, जैसे हमारी फिल्मों पे लग जाता है सेंसर, उसी तरह से 1737 में ड्रामास पर रेस्ट्रिक्शंस लग गई ये एक्ट आने के बाद में। और ड्रामास बहुत ज़्यादा वल्गर हो रहे थे, मेलो ड्रामा लिखे जा रहे थे, इसलिए दोस्तों ये एक्ट आया था। और नया ड्रामा परफॉर्म करने से पहले सेंसर उस ड्रामा को चेक करेगा कि ड्रामा में क्या है, और उसके बाद में ड्रामास परफॉर्म किए जाएंगे। लेकिन ये बात तो गलत थी। अब ड्रामेटिस्ट अपना वर्क कैसे प्रोड्यूस करेगा जब उसे डर रहेगा? तो मतलब अब ड्रामेटिस्ट को प्रॉब्लम, वो खुल के अपना ड्रामा प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये नोवेल्स की तरफ झुक गए। नोवेल्स नेटफ्लिक्स बन के आई थी उस टाइम पर। जो ड्रामेटिस्ट इस वक्त ड्रामाज नहीं लिख सकते थे, उन्होंने नोवेल्स लिखना शुरू किया, जैसे कि हेनरी फील्डिंग, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, और उसके साथ साथ क्या क्या हुआ था। अब प्रोज राइटिंग की डेवलपमेंट दोस्तों हुई थी एसेज से, एसेज लिखने से, और इन एसेज को बढ़ावा दिया था जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील। इन दोनों ने एक जर्नल शुरू किया था अपना दोस्तों, स्पेक्टेटर नाम से। ये जर्नल शुरू होने के बाद में ये डोमिनेट करने लग गए प्रोज राइटिंग को। स्पेक्टेटर का नाम नोट कर लेना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पर एक और जर्नलिस्ट थे, डैनियल डेफो। वो जर्नलिज्म के काम की तरफ झुक गए थे। जर्नलिज्म मैंने आपको बताया था रेस्टोरेशन एज से ही शुरू हो गया था, और अब यहाँ पर जर्नलिज्म बढ़ रहा था। तो ये क्या करते थे, डैनियल डेफो क्रिमिनल लाइफ्स पर लिखते थे। क्या करते थे, क्रिमिनल्स की स्टोरीज सुनकर, जैसे कि मॉल फ्लैंडर्स, कुछ दिनों पहले इस नोवेल को कवर किया है। और रॉबिन्सन क्रूसो भी दोस्तों इनका मास्टरपीस वर्क है इसी टाइम का। इस वक्त की प्रोज राइटिंग को तो डोमिनेट कर रहे थे रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन। लेकिन उसी वक्त एक ऐसे प्रोज राइटर भी थे जो कि प्रोज में बहुत ही डेंजरस सटायर्स लिखा करते थे, जिनका नाम था जोनाथन स्विफ्ट, जिन्होंने बहुत ही फेमस वर्क्स लिखे हैं। गलिवर ट्रैवल्स, मॉडेस्ट प्रपोजल, टेल ऑफ अ टब, बहुत ही फेमस वर्क्स लिखे हैं। बैटल ऑफ द बुक्स। और अपने वर्क्स के जरिए दोस्तों ये आयरिश लोगों को डिफेंड करने की कोशिश करते थे और अपने वर्क्स में अपना गुस्सा निकालते थे। लाइसेंसिंग एक्ट 1737 आने का इफेक्ट मैंने आपको बताया क्या हुआ था कि प्ले राइट्स जैसे कि हेनरी फील्डिंग,
इन्होंने प्लेस छोड़कर नोवेल्स लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि प्रिंटिंग बहुत सस्ती हो गई थी इस टाइम पर। तो लोग अगर ड्रामा देखने नहीं आ सकते तो क्या हुआ, कम से कम नोवेल्स तो खरीद कर पढ़ सकते हैं, तो इन्होंने नोवेल्स लिखना शुरू कर दिया। इनके एक कंटेम्प्रेरी राइटर थे सैमुअल रिचर्डसन। उन्होंने एक पैमेला नाम की नोवेल लिखी, बहुत ही फेमस नोवेल थी दोस्तों। पैमेला सेंटिमेंटल टाइप की नोवेल थी, लेकिन उसी वर्क पर अटैक करने के लिए इन्होंने जोसेफ एंड्रयूज नाम का वर्क लिखा। मैंने आपको बताया था, इस वर्क के बारे में पढ़वाया है। और शैमिला, ये रेस्पॉन्स में वर्क थे उसके, पैमेला के। और फिर सैमुअल रिचर्डसन ने क्लैरिसा नाम का भी वर्क लिखा, तो उसके रेस्पॉन्स में टॉम जॉन्स इन्होंने लिखा था। अब इस लाइसेंसिंग एक्ट 1737 का सबसे बड़ा फायदा मिला था दोस्तों शेक्सपियर को। अब आप कहोगे कि शेक्सपियर तो एलिजाबेथन एज के थे, उनको कैसे फ़ायदा मिला? उनको फ़ायदा इस तरह से मिला दोस्तों कि इस टाइम पर नए ड्रामाज लिखना बंद हो गए थे, तो ड्रामेटिस्ट सारे के सारे तो नोवेल्स नहीं लिख सकते थे हेनरी फील्डिंग की तरह। तो बहुत सारे ड्रामेटिस्ट ने क्या किया, पुराने ड्रामाज को परफॉर्म करवाना शुरू किया। अब जब पुराने ड्रामाज पर वो लोग गए तो उन्होंने देखा कि शेक्सपियर सबसे ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे। इन्होंने उनके ड्रामाज परफॉर्म करवाना शुरू किए, और इसी टाइम पर शेक्सपियर की पॉपुलैरिटी बढ़ी। और इस वक्त टोबाइस स्मॉलेट नाम के एक नोवेलिस्ट थे, इन्होंने इस टाइम पर पिकरेस्क नोवेल्स लिखने का स्टाइल शुरू किया था, जिसमें क्या होता था, जिसमें कॉमेडी और सटायर्स यूज़ करके ये रियलिस्टिक लाइफ के एडवेंचर्स को दिखाते थे कि एक हीरो जो कि मिडिल क्लास से है या फिर लो सोशल क्लास से है, उसके एडवेंचर्स को दिखाने के लिए कि वो इस करप्ट सोसाइटी में कैसे जी रहा है। इस टाइप की नोवेल्स को पहले स्पेन में लिखा जाता था। स्मॉलेट ने भी इस टाइप की नोवेल्स लिखना शुरू कर दिया था, जैसे कि रॉड्रिक रैंडम। इस वर्क के अंदर उन्होंने इस टर्म का यूज़ किया है। दोस्तों, क्यों ऑगस्टन एज को 1750 तक ही माना जाता है? मैंने पहले बताया एक बार कि इस एज में दो मास्टर्स थे, सिर्फ दो ही मास्टर्स थे प्रोज और पोइट्री के अंदर, अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट। पोप की 1744 में और जोनाथन स्विफ्ट की 1745 में डेथ हो गई, और इन दोनों की डेथ के बाद से ही इस एज को ख़त्म माना जाता है। 50 सालों की ये एज ख़त्म हो जाती है, और 1750 से 1798 तक एज ऑफ सेंसिबिलिटी रहती है दोस्तों। एज ऑफ सेंसिबिलिटी के मास्टर थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिनको डॉक्टर जॉनसन भी बोला जाता है। ये एक एसेइस्ट, मॉरलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक, बायोग्राफर, एडिटर, बहुत कुछ थे। इनको यकीनन आर्ग्यूएबली द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश हिस्ट्री बोला जाता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने बहुत कुछ दिया है। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट डिक्शनरी को तैयार किया था, कई सालों तक अपने असिस्टेंट्स के साथ मेहनत कर कर उस पर काम करके 1755 में उसको पब्लिश करवाया। और ये इनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगल अचीवमेंट्स ऑफ हिज स्कॉलरशिप। आप सोच रहे होंगे कि कमाल के आदमी थे यार, डिक्शनरी लिख दी, कितने पढ़े लिखे होंगे। बहुत लोगों की हेल्प की थी दोस्तों डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस एक सिंगल वर्क के साथ में ही। अब इनके अलावा इन्हीं के टाइम पर 3 आयरिश ऑथर्स थे, ऑलिवर गोल्डस्मिथ, रिचर्ड शेरिडन और लॉरेंस स्टर्न। ये तीनों बहुत ही फेमस हैं। इसमें से दोस्तों ऑलिवर गोल्डस्मिथ और रिचर्ड शेरिडन, इन्होंने क्या किया था, 18th सेंचुरी में इनसे पहले जो थिएटर लिखा जाता था वो सेंटिमेंटल कॉमेडी चलती थी, उसके अगेंस्ट इन दोनों ने रिएक्ट किया था। और ये अपने प्लेज लिखते थे, किस टाइप के लिखते थे, रेस्टोरेशन टाइम पर जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स चलता था उसी टाइप के ये प्लेज लिखा करते थे। जबकि लॉरेंस स्टर्न, इनकी ट्रिस्ट्रम शैंडी, वो तो कभी कवर करूंगा मैं। फ्रांसिस बर्नी ने दोस्तों एवेलिना नाम की नोवेल लिखी थी। ये नोवेल थी नोवेल ऑफ मैनर्स में लिखी हुई, इस स्टाइल में लिखी हुई शुरुआती कुछ नोवेल्स में से एक थी ये। और इनके इसी स्टाइल की तारीफ की थी जेन ऑस्टन ने। जेन ऑस्टन की नोवेल्स भी आपको दोस्तों नोवेल ऑफ मैनर्स में लिखी हुई मिलेगी। अब इसी टाइम के कुछ ऐसे ऑथर्स भी थे जिनको बोला जाता है ग्रेवयार्ड पोएट्स। 1740 से ही इन्होंने अपने वर्क्स को, ग्लूमी मेडिटेशंस को लिखना शुरू कर दिया था। और इन पोएट्स में शामिल है थॉमस ग्रे, जिन्होंने अपना फेमस वर्क एलेजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड लिखा है, जिसको मैं कवर कर चुका हूँ। एडवर्ड यंग, जिन्होंने नाइट थॉट्स ऑफ ऑन लाइफ को लिखा है। जेम्स थॉमसन, जेम्स मैकपियर्सन तो एक ऐसे पोएट थे, स्कॉटिश पोएट थे, जिनको ये पहले स्कॉटिश पोएट थे जिनको इंटरनेशनल रेपुटेशन मिली है।
और दोस्तों नोवेल्स मैंने आपको बताई थी, सेंटिमेंटल नोवेल्स बहुत लिखी जाने लगी थी इस एज के अंदर, जैसे सैमुअल रिचर्डसन की पैमेला, ओलिवर गोल्डस्मिथ की विकर ऑफ वेकफील्ड, लॉरेंस स्टर्न की ट्रिस्ट्रम शैंडी। दोस्तों 18th सेंचुरी की एंड में हॉरेस वालपोल ने अपना फर्स्ट गॉथिक वर्क लिखा था, फर्स्ट गॉथिक नोवेल इंग्लिश लिटरेचर में लिखी हुई, द कासल ऑफ ऑटरेंटो। इस नोवेल के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है कि इसमें हॉरर और रोमांस दोनों है। और इसी टाइम पर गॉथिक वर्क्स लिखने में एन रैडक्लिफ ने ही गॉथिक विलन को ढूंढा था, जो कि बाद में दोस्तों ये कैरेक्टर बायरनिक हीरो बना। मतलब लॉर्ड बायरन ने जो बायरनिक हीरो डेवलप किया था वो पहले गॉथिक विलन था जिसको एन रैडक्लिफ ने ढूंढा था। इनकी फेमस नोवेल है द मिस्ट्रीज ऑफ एडोल्फो। अब ये तो थी एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1798 तक। अब 1798 में लिरिकल बैलेड्स के पब्लिश होने के बाद में एज ऑफ सेंसिबिलिटी ख़त्म होती है और रोमांटिसिज्म आता है। रोमांटिक पोइट्री में पोइट्स थे रॉबर्ट बर्न्स स्कॉटलैंड के नेशनल पोइट भी माने जाते हैं और रोमांटिक पोइट्री में ये एक पायनियर पोइट थे। और ग्रेवयार्ड पोइट्स ने तो पहले काम किए ही थे। और विलियम ब्लेक जो कि पोइट के साथ साथ एक पेंटर भी थे। इनके टाइम पर, इनके जीते जी इनको फेम नहीं मिली क्योंकि इनके वर्क्स को देखकर इनको मैड माना जाता था, लेकिन बाद में ये सबसे बड़े पोइट्स में गिने जाते हैं दोस्तों आज। और इनके दो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। और इनके बाद में रोमांटिक्स में लेक पॉइट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी, थॉमस डी क्विंसी, ये सारे के सारे लेक पॉइट्स थे। और वॉल्टर स्कॉट भी दोस्तों इस टाइम की मोस्ट फेमस पॉइट थे। और ये टाइम आते आते सोनेट्स लिखना आउट ऑफ फैशन हो चुका था। तो एक लेडी थी चार्लोट टर्नर स्मिथ, इन्होंने क्या किया था, इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को फिर से री इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में वर्ड्सवर्थ, कीट्स और शेले, इन सब ने सोनेट्स वापस से फिर से लिखी। अर्ली रोमांटिक पोइट्स ने लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करने के साथ में एक नए टाइप का इमोशनलिज्म ला दिया था पोइट्री के अंदर। रॉबर्ट साउदी दोस्तों जो कि एक लेक पोइट थे, इन्होंने 30 साल तक पोइट लॉरिएटशिप को संभाला, लेकिन इन्होंने अपने लाइफ टाइम में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज को अपने से ज़्यादा फेमस होते हुए देखा था। दोस्तों वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज इन दोनों के एक एसेइस्ट फ्रेंड थे, विलियम हैजलिट। ये इसलिए इतने फेमस है क्योंकि इन्होंने शेक्सपियर की प्लेस के कैरेक्टर्स का जो क्रिटिसिज्म किया है, जो बहुत ही फेमस है, विलियम हैजलिट का क्रिटिसिज्म। और चार्ल्स लैम्ब। इसी टाइम पर दोस्तों सेकंड जनरेशन के पोइट्स थे लॉर्ड बायरन, पी.बी. शैले, फेलिशिया हिमन्स, जॉन कीट्स। अब इन सब में लॉर्ड बायरन कम रोमांटिक पोइट थे। उसका रीज़न ये कि ये 18th सेंचुरी के सटायर्ड से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए ये कम रोमांटिक थे। लेकिन बायरन फिर भी इन सब से अपने टाइम में बहुत फेमस थे। गॉथी ने इनके लिए बोला है कि अनडाउटेडली ये एक ग्रेट जीनियस थे हमारी सेंचुरी के। ज़रूर कोई बात तो रही होगी, लेकिन शैले ने भी अपने टाइम पर बहुत ग्रेट वर्क्स लिखे थे और अपनी एज के मोस्ट प्रोग्रेसिव थिंकर थे दोस्तों ये शैले। और इन्होंने अपने आने वाली 3 से 4 जनरेशन्स के पोइट को इंस्पायर किया, उनके आइडल बन चुके थे ये, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग, डी.जी. रॉस्टी, यहाँ तक कि W.B. यीट्स भी, महात्मा गांधी, ये सब इनसे सीख चुके थे। इनकी वाइफ थी मैरी शैले, जिन्होंने फ्रैंकेनस्टीन नाम की एक फेमस नोवेल लिखी है। और इनकी लेट मदर इन लॉ मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। दोस्तों मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जिन्होंने फेमिनिज्म में अपना बहुत ही ग्रेट वर्क लिखा था, विंडिकेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन। और बाकी सबसे अलग कीट्स बहुत ही सेंशुअस पोइट थे और पॉलिटिक्स पर नहीं लिखा करते थे जिस तरह से शैले और बायरन लिखना पसंद करते थे। कीट्स नहीं लिखते थे पॉलिटिक्स पर। ये मेजर रोमांटिक पोइट्स में गिना जाता है इनको दोस्तों। आप देखोगे कि फैशन चेंज होता गया, लेकिन कीट्स की पोइट्री की आज भी वही वैल्यू है जो उस टाइम पर थी। इन सब के अलावा जॉन क्लेयर, ये गरीब फैमिली से थे और कंट्री साइड वाले इलाके को अपनी पोइट्री में बयां करते थे, रूरल इंग्लैंड को। और इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट माना जाता है दोस्तों। इनके अलावा जॉर्ज क्रैब जो कि रूरल लाइफ को रियलिस्टिक दिखाते थे हीरोइक कपलेट का यूज़ करके, जो कि 18th सेंचुरी में चलती थी हीरोइक कपलेट, उसका यूज़ करके। बाद के क्रिटिक थे फ्रैंक व्हाइटहेड, इन्होंने इनके वर्क्स को बहुत इंपॉर्टेंट कहा है दोस्तों, जॉर्ज क्रैब के वर्क्स को। रोमांटिक पीरियड की नॉवेल्स की बात की जाए तो सर वॉल्टर स्कॉट मोस्ट पॉपुलर हिस्टोरिकल रोमांस लिखने वाले राइटर थे उस टाइम के। और इन्होंने बहुत सारे पेंटर्स, कंपोजर्स, राइटर्स को इंस्पायर किया है। इन्होंने
वीवरली नाम के वर्क से अपनी नोवेल राइटिंग को शुरू किया था, अपने करियर को शुरू किया था, और इस नोवेल को दोस्तों फर्स्ट हिस्टोरिकल नोवेल माना जाता है। जेन ऑस्टन ने भी दोस्तों नोवेल ऑफ मैनर्स में उस टाइम पर नोवेल्स को लिखना शुरू किया था, और सेंसिबिलिटी, नोवेल्स ऑफ सेंसिबिलिटी को ये क्रिटिसाइज करती थी। और जेन ऑस्टन अपनी 6 वर्ल्ड फेमस नोवेल्स के लिए जानी जाती है, जिसमें ये दिखाती थी, अपनी नोवेल्स के जरिए दिखाती थी, क्रिटिसाइज करती थी एक तरह से, कि वुमेन कितना डिपेंडेंट है, कि उसको डिपेंडेंट बना रखा है कि तुम्हारी शादी होगी तभी तुम सोशली और इकोनॉमिकली सिक्योर रहोगी, ऐसा वुमेन को कहकर डिपेंडेंट कर रखा है। इसी वक्त रोमांटिसिज्म अमेरिका तक चला गया था। अब आती है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में दोस्तों पोएट्री से ज़्यादा नोवेल्स लिखी जाती थी, वुमेन राइटर्स भी लिखने लगी थी, नोवेल सीरियल से पब्लिश होने लगी थी। 1832 में रिफॉर्म एक्ट आया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की रैपिडली ग्रोथ हुई थी, और इस टाइम के फेमस नोवेलिस्ट थे चार्ल्स डिकेंस, विलियम मैकपीस थैकरे, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, एलिजाबेथ गैस्किल, एंथनी ट्रॉलोप, जॉर्ज एलियट, जॉर्ज मेरेडिथ, थॉमस हार्डी, जिन्होंने जॉर्ज एलियट से बहुत कुछ सीखा था, जॉर्ज गेसिंग्स, जॉन रस्किन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, एच.जी. वेल्स दोस्तों उस टाइम पर साइंस फिक्शन लिखा करते थे। ये सब थे फेमस नोवेलिस्ट विक्टोरियन एज के, और चिल्ड्रन लिटरेचर पर इस वक्त बहुत फोकस किया गया। ये सब थे नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर्स उस वक्त के। और विक्टोरियन पोइट्री में टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, ये सब पोइट्री को डोमिनेट करते थे। इनमें रॉबर्ट ब्राउनिंग की स्टाइल थी कि वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में पोइट्री को लिखते थे। टेनिसन पोएट लॉरियट रहे थे। टी.एस. एलियट ने दोस्तों टेनिसन को मेलंकोलिया और मैट्रिक्स दोनों का ग्रेटेस्ट मास्टर कहा है। इनमें सारी क्वालिटीज़ थी, और कहा है कि मिल्टन के बाद में यही एक फाइनेस्ट इंग्लिश पोएट थे। मैथ्यू आर्नोल्ड भी ग्रेट पोएट थे दोस्तों इस टाइम के। इनकी पोएम डोवर बीच बहुत ही फेमस है। डी.जी. रॉस्ट्री जो कि पेंटर, पोएट, ट्रांसलेटर और इलस्ट्रेटर थे, उन्होंने प्री राफेलाइट ब्रदरहुड को ढूंढा था। इनके अलावा आर्थर क्लफ और जॉर्ज मेरेडिथ, ये दोनों माइनर पोएट्स थे इस टाइम के। 19th सेंचुरी ख़त्म होते होते दोस्तों इंग्लिश पोएट्स को सिंबलिज्म में, फ्रेंच सिंबलिज्म में बहुत इंटरेस्ट आने लगा था, और विक्टोरियन पोएट्री फिन डी सिकल नाम के एक फेज में एंटर कर गई थी। इस फिन डी सिकल का मतलब है एंड ऑफ सेंचुरी, मतलब टर्न ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी टर्न ले रही है, एक एरा खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स बन गए पोएट्स के, एक येलो बुक पोएट्स और दूसरा राइमर्स क्लब ऑफ ग्रुप। येलो बुक पोएट्स में ए.सी. स्विनबर्न, ऑस्कर वाइल्ड, ये सब पोएट्स थे, और राइमर्स क्लब में विलियम बटलर येट्स, अर्नेस्ट डॉसन, ये सब पोएट्स थे। इनमें से विलियम बटलर येट्स 20th सेंचुरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट बन गए दोस्तों, मॉडर्निस्ट पोएट बन गए। थॉमस हार्डी ने भी दोस्तों पोएट्री लिखी थी अपने करियर के अंदर, शुरुआती करियर के अंदर, लेकिन और इनको कोई पब्लिशर नहीं मिला, जिसकी वजह से इन्होंने इन पोएट्री को 20th सेंचुरी में पब्लिश करवाया। इनके अलावा एक और मेजर पोएट थे इस एज के, जी.एम. हॉपकिंस, जिनकी पोएट्री भी इनके मरने के बाद में रॉबर्ट ब्रिजेस ने 1918 में पब्लिश करवाई थी। और अमेरिकन पोएट्री भी इस टाइम पर प्रोड्यूस हो रही थी, जैसे दोस्तों एमिली डिकिंसन, वॉल्ट विटमैन, ये 19th सेंचुरी के अमेरिकन ग्रेटेस्ट पोएट थे। वॉल्ट विटमैन अमेरिकन सिविल वॉर में दोस्तों एक ट्रैवलर थे, एक वर्किंग मैन थे, और एक सेल्फ अपॉइंटेड नर्स भी थे, और इनका सबसे फेमस वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास। जबकि एमिली डिकिंसन ऑन द अदर हैंड साइकोलॉजिकल टाइप की पोएम्स लिखना पसंद करती थी। इसके बाद 20th सेंचुरी का लिटरेचर 1901 से 1939 तक मॉडर्निज्म, फिर 1940 से लेकर 2000 तक पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म एज के फेमस राइटर्स थे थॉमस हार्डी, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड, जिन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड जिम जैसे वर्क लिखे हैं, और जी.एम. हॉपकिंस, जिनके वर्क्स इस वक्त पब्लिश हुए थे, W.B. येट्स, रुडयार्ड किपलिंग, एडवर्ड थॉमस, रूपर्ट ब्रूक्स, सिगफ्रीड ससन, जॉर्ज बर्नार्ड शो, J.M. सिंच, सीन ऑकिसी, H.G. वेल्स, जॉन गाल्सवर्दी, E.M. फॉस्टर, और T.S. एलियट, एजरा पाउंड, D.H. लॉरेंस, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, एल्डस हक्सली, ग्राहम ग्रीन, W.H. ऑर्डन, जॉन कूपर, सैमुअल बेकेट, ये सारे ऑथर्स हैं दोस्तों मॉडर्न एज के। इन्होंने अपने वर्क्स में बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। पोस्ट मॉडर्न राइटर्स में T.S. एलियट, डोरोथी रिचर्डसन, एजरा पाउंड, सैमुअल बेकेट, डेलन थॉमस, ग्राहम ग्रीन, W.H. ऑर्डन,
हेनरी मिलर, जोसेफ हेलर, जॉर्ज ऑरवेल, विलियम गोल्डिंग और स्कॉटिश राइटर म्यूरिल स्पार्क, जिन्होंने अपनी नोवेल प्राइम ऑफ मिस जीन को लिखा है। इस टाइम पर दोस्तों स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, अब्सर्ड लिटरेचर, काफ़ी सारी स्टाइल्स में लिटरेचर लिखा जाने लगा था। अब्सर्ड लिटरेचर में वेटिंग फॉर गॉडोट और बर्थडे पार्टी और भी बहुत सारे ड्रामास फेमस हैं। इनके अलावा सिल्विया प्लाथ और टैड ह्यूज, ये दोस्तों हस्बैंड वाइफ थे। इन दोनों ने ब्रिलियंट पोएम्स को कंपोज किया है 20th सेंचुरी में। सिल्विया प्लाथ तो मेंटली इनबैलेंस थी, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली थी। और दोस्तों टैड ह्यूज, इन्होंने एनिमल्स पर और नेचर पर पोइट्री लिखी थी। इनके अलावा आर.एस. थॉमस, फिलिप लार्किन, किंग्सली एम्स, पीटर पॉटर, ये भी 20th सेंचुरी की पोइट्री में शामिल है। इस वक्त कॉमनवेल्थ नेशंस से भी लिटरेचर लिखना शुरू हो गया था, जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। उसको पोस्ट कॉलोनियल, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, कैरेबियन, इंडियन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तानी, अफ्रीकन, इन सब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस से लिटरेचर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया था। और इंडिया में से फर्स्ट मेजर नोवेलिस्ट थे इंग्लिश में लिखने वाले R.K. नारायण, और इनको एनकरेज किया था ग्राहम ग्रीन ने। दोस्तों ये ग्राहम ग्रीन इंग्लिश नोवेलिस्ट थे। और कैरेबियन राइटर जीन रीज, इन्होंने 1928 से अपना करियर शुरू किया था अपने फेमस वर्क वाइट सगैसो सी के साथ में। और इस वर्क को पब्लिश नहीं करवाया गया था 1966 तक इसको ऐसे ही रखा गया। और साउथ अफ्रीका में एलन पार्टन, उनका फेमस वर्क है क्राई द बिलवेड कंट्री। इनके अलावा एक बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट सलमान रश्दी, ये एक बहुत ही फेमस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के राइटर है। और ये फेमस हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क मिडनाइट चिल्ड्रन को लेकर। और इनकी मोस्ट कंट्रोवर्शियल नोवेल है दोस्तों द सैटेनिक वर्सेस 1989, जो कि इंस्पायर्ड है लाइफ ऑफ मोहम्मद से। और V.S. नायपॉल, ये दोस्तों त्रिनिदाद में पैदा हुए थे और ये भी इमिग्रेंट हैं। और इन्होंने हाउस पर मिस्टर बिस्वास नाम की एक बहुत ही कमाल की नोवेल लिखी है। नाइजीरिया से बहुत सारे राइटर्स ने इंटरनेशनली फेम रेपुटेशन अचीव की थी, जैसे कि चिनुआ एचबे, एक ऑस्ट्रेलियन मेजर नोवेलिस्ट पैट्रिक वाइट, ये भी इस पीरियड के बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट थे। दोस्तों 20th सेंचुरी का फिक्शन इतना कमाल का था कि इसके अंदर क्राइम नोवेल्स, स्पाई नोवेल, हिस्टोरिकल रोमांस, फैंसी, ग्राफिक नोवेल्स, साइंस फिक्शन, ये सब कुछ लिखा जाने लगा। अगाथा क्रिस्टी का नाम सुना होगा, ये बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट क्राइम राइटर ऑफ नोवेल्स थी। शॉर्ट स्टोरीज और प्लेज वगैरह भी इन्होंने लिखे हैं। और इन्होंने लगभग 80 डिटेक्टिव नोवेल्स लिखी है। और इसी गोल्डन एज ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन में एक और पॉपुलर राइटर थी डोरोथी एल सीयर्स। और दोस्तों ये फैंटेसी नोवेल्स लिखने में J.R.R. टॉल्किन, जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द हॉबिट, और C.S. लेविस, जिन्होंने क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया को लिखा है, J.K. रॉलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज़ को लिखा है। इसके अलावा दोस्तों 20th सेंचुरी में लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी बहुत ही फेमस था। 20th सेंचुरी के लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत सारी थियोरीज निकल कर आई थी, जो कि क्रिटिसिज्म वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कई बार। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।